जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने का ये मतलब नहीं है कि आज मैं आपको उसके सॉल्यूशन बताऊंगा, आंसर्स बताऊंगा या आपको नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश करूंगा। ये छोटे छोटे वीडियो सेशंस का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ यूट्यूब में, इसका सिर्फ एक मकसद है कि जैसे आप प्रीलिम्स के पेपर को अप्रोच करते हो, उस अप्रोच करने के तरीके में बदलाव करना। The way you approach prelims paper should be designed in a manner that you have to open your mind, you have to be logical, you have to keep alive your commonsensical understanding, commonsensical knowledge, so that you will be able to arrive at the correct answer. अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन में 30 से 35 जो आपको बहुत अच्छी आपने तैयारी कर रखी है, तो जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपको सीधे सीधे करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर जो आपको मंजिल तक पहुंचना है, 95 100 क्रॉस करना है, उसके लिए आपको लॉजिकल एनालिसिस और एजम्पशन लगाना ही पड़ेगा। और उस स्थिति में एक नेगेटिव अप्रोच बोलते हैं नॉट करेक्ट का, कि चलो ये पता नहीं मुझे कि ये सही है कि नहीं, बट ये तो सही नहीं है। अब जो ये तो सही नहीं है का अगर हम रूट रखें तो हम करेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। तो यही मेरा मकसद है। अब आप लोग बोलोगे ओनली 2 आर करेक्ट, ओनली 3 आर करेक्ट, ये 2022 में आया है, तो क्या एलिमिनेशन मेथड अभी भी लग सकता है? अगर मैं उस सारे क्वेश्चन को ऐड कर दूं तो भी वो टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। बाकी के 92 क्वेश्चन में स्टिल देर वाज अ वाइड स्कोप टू अप्लाई लॉजिक, एलिमिनेशन एंड जो आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन। तो मैं वैसे वैसे क्वेश्चन को ही आपको डिस्कस करूंगा जहां पे साफ तौर पर लॉजिक लग रहा है, जो एकदम ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें कि डायरेक्टली कोई लॉजिक लग नहीं रहा है या लॉजिक उतना बैठ नहीं रहा है। एक नॉर्मल आदमी के लिए वो लॉजिक बैठ नहीं रहा। आप अगर ओवर द टॉप जाकर उसमें लॉजिक ढूंढोगे तो लॉजिक मिल जाएगा। तो पहले मैं ये क्वेश्चन आपको जो बताना चाहता हूँ वो है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है ये। आप सेट भी देख लीजिए, सेट जो है ये ए सेट है। ए सेट का सेकंड क्वेश्चन लिखा है, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। ठीक है, पहली चीज ये लिखी है। सेकंड लिखा है, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है। तीसरा, an increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NEER and REER। अब ठीक है, अब आप देखो, अब हमें ये नॉमिनल और रियल का जो ये हमें पता होता है कि इन्फ्लेशन से कुछ लेना देना है, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा तो सही लग रहा है। लेकिन अगर हम अब ये बात देखें कि ये पहली बात बोल रहा है कि जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उससे एप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो रहा है। अब मान लो एप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो रहा है, तो जब एप्रिसिएशन ऑफ रुपी होता है तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो हमें पता है कि एक्सपोर्ट जो है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। क्यों एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा? मान लो अगर कोई चीज़ 10 रुपये में बिक रही थी बाहर, हम मान लो बना रहे थे साबुन, और वो 10 रुपये में इट वाज सोल्ड इन चाइना से फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे ही एप्रिसिएशन ऑफ रुपी हुआ तो जो दाम था वो साबुन का वो बढ़ गया, बिकॉज जो करेंसी थी डॉलर टू रुपी, उसमें रुपी की हैसियत बढ़ गई। जब ये बढ़ गई तो कहाँ से ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस हमारा जो है वो बढ़ गया, इंप्रूव कैसे हो जाएगा? ये सिंपल है। अब आपको NEER समझना, REER समझना ही जरूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स इतना हाई तौबा इस क्वेश्चन में क्यों मचा रहे थे। सिंपल चीज है कि इन दोनों में अगर आप सीधे सीधे अगर देखो कि अगर एप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो रहा है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ेगा, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो जो ये देखिए, जो 2 and 3 आप डाल रहे हो या 1 and 2 डाल रहे हो, ये सब तो ऑप्शन सीधे सीधे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको ना अपने स्टेटमेंट में भी इंटर रिलेशनशिप देखो कि एक स्टेटमेंट अगर सही रहा तो दूसरा भी सही होगा कि नहीं होगा। एक तरीका होता है एजम्पशन लॉजिकल एनालिसिस का। आंसर इसका सी था। तो इतना कोई टफ क्वेश्चन ये था नहीं। अब हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब मैं हर बार कहता हूं कि आप लोग ना
इतना भारी भारी स्टेटमेंट, भारी भारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हो एक PYQ को देखकर, बेसिक से ये सवाल सीधे सीधे सही हो रहा है, कोई हाई फाई चीज़ें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे के स्टेटमेंट में आपके लिए पढ़ देता हूँ, बट उनका कोई मतलब नहीं है। इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, RBI इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अब ये जो है ना रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप जो है ना, ये फार फेस्ट है, ठीक है, ये एडवांस लेवल, ये बेसिक है, ये बेसिक इकोनॉमी आती है तो ये पता होना चाहिए। और ये उससे भी एडवांस्ड है कि इफ इंटरेस्ट रेट इन द USA और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, देयर इज लाइकली RBI इज लाइकली टू बे डॉलर, इंड्यूस हो जाएगा कि बाय डॉलर करे वो। अब सिंपल समझो, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, RBI इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब वो सिक्योरिटी क्या होती है? कुछ नहीं होता। सिक्योरिटी क्या मतलब होता है कि बॉन्ड पे लिख के दे दिया भाई कि मैं आपसे अगर खरीदूंगा तो अगर मान लो 100 रुपये हमें मिलेंगे, 90 में खरीदें तो 100 रुपये मिलेंगे, इतने साल के बाद मिलेंगे, इतने टाइम पीरियड के बाद मिलेंगे। अब जब RBI कोई सिक्योरिटी को खरीदेगा तो फ्री में तो खरीदेगा नहीं, पैसे देगा। जब पैसे वो देगा तो मनी सप्लाई जब बढ़ता तो इन्फ्लेशन होता है। अब उल्टा वो बाजार में और पैसे दे के सिक्योरिटी ले रहा है, ये तो उल्टा नहीं हो गया कि मनी सप्लाई और बढ़ गया? तो ये पहला स्टेटमेंट जैसे ही रॉन्ग होता है, जैसे ही रॉन्ग करते हैं, वैसे ही ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाता है। अब इसमें हमें इतनी हाई फाई लेवल की इकोनॉमी जानने की क्या जरूरत थी? एग्जाम इन्वायरमेंट में रिलेशन निकालना, निकाल लिया तो वेल एंड गुड, नहीं भी आता तो ये ऑप्शन से ये क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स? ठीक है, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIB। ठीक है यार, कूपन रेट कुछ नहीं है, ट्रेडेड सिक्योरिटीज होती हैं, आपने पढ़ा होगा GSEC होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड वही होता है, GSEC होता है कि अगर 100 बेचना आपने उसको पहले से ही 0 इंटरेस्ट पे 90 पे मान लो आपने बेच दिया और वो 100 लिख दिया कि ये बाद में हो जाएगा, तो वर्चुअली इसमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। T-बिल्स होती हैं, GSECs होती हैं, तो ये हो सकता है, चलो ये पता नहीं है हमें। मान लो IIB प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। यार नाम में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लिखा है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जब लिखा है तो इन्फ्लेशन से कुछ तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होगा, ये कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन से डिराइव हो रहा है। चलो, तो चांसेस है ना कि ये 2 जो है सही हो सकता है। अब ये ऑप्शन तो उड़ा दो कम से कम। ठीक है, अब आ जाओ, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IB आर नॉट टैक्सेबल। किस खुशी में भाई, इंटरेस्ट भी नहीं, कैपिटल भी नहीं, ऐसा क्या मतलब? इसमें इतना बड़ा एक्सेप्शन देने का कोई मतलब सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बहुत एक्सट्रीम काइंड ऑफ स्टेटमेंट हैज बीन गिवन कि ना कैपिटल गेन पे कोई टैक्स है, ना कोई इंटरेस्ट रिसीव पे टैक्स है, यहाँ पेंशन तक पे टैक्स लगाने लग गए हैं, PF पे लगाने लग गए हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, और इसको क्यों इतना बड़ा एक्सेप्शन दिया जाएगा? ठीक है, तो अगर हम ये दोनों चीज़ लगाएंगे यार, 3 भी सही नहीं लग रहा है, तो हम आराम से ए ऑप्शन पे करेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस इज एडवांस लेवल ऑफ इकोनॉमी, और इसलिए ये पता करना बहुत ज़रूरी नहीं है। अब ये देखिए 6th क्वेश्चन, ये एलिमिनेशन नहीं लगता, ये एक सिंपल एक्ट आया था, तो उसमें जो बोला गया था कि मार्केट बेस्ड और इन्वेंट्री बेस्ड जो ई-कॉमर्स में रेगुलेशन लाया था, तो बोला गया कि फॉरेन ओन ई-कॉमर्स जो फर्म्स होती हैं उनमें जो ये इन्वेंट्री वो नहीं रख सकते, इस बेसिस पे क्वेश्चन था, एलिमिनेशन का क्वेश्चन नहीं है। ये एलिमिनेशन यहाँ लग सकता है, लॉजिकल एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? रियल, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है? फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, ठीक है। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, ठीक है। थर्ड है अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज। अब ये देखो, ये दोनों एक तरह के काम हो रहे हैं ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और ये एक तरह काम हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? फार्मर हार्वेस्ट करें क्रॉप, ठीक है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, या एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, या फाइनेंस का काम हो रहा है। तो रियल नाम से लगता है यार कुछ चीज, कुछ प्रोडक्शन, कुछ चीज रियल में हो रहा हो, डिराइव्ड नहीं हो रहा हो। कि फाइनेंस के जो लेन देन होते हैं वो डिराइव्ड चीजें होती हैं। पहले रियल सेक्टर में जो चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर, ये होगा तभी तो फाइनेंशियल काम होंगे। क्योंकि जो मनी जो डिराइव हो रहा है, दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम दी बेसिक सेक्टर्स, रियल वर्क से। तो ये डिराइव्ड चीजें हो गई। तो अगर आपको इतना भी नहीं पता तो ये पता है कि ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं।
ठीक है। अब रेयर चांस है कि ये और ये सब रियल सेक्टर में एक साथ आ जाए, तो 1 3 एंड 4 या 1 2 3 एंड 4 होना थोड़ा सा वो लगता है। और 2 3 4 भी नहीं होगा कि जो फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप है, ये नाम से रियल सेक्टर लग रहा है, यानी कुछ चीज जो रियल में हो रही है, ऐसा नहीं वर्चुअल हो रहा है, ठीक है। तो 1 एंड 2 ओनली जो है इसका चांसेस वेरी हाई अगर आप लॉजिकल एनालिसिस को लगाओगे। नहीं भी पता है, क्योंकि सब चीज़ें पता हो इतना जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चंस को करने के लिए सब आता ही हो, ऐसा नहीं होता। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमिटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 वाज पास्ड। अब कौन सा सान्याल कमिटी था, क्या था, नहीं था, ये जानना इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमें नहीं पता है, वी डोंट नो, हमें कुछ नहीं पता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हर जगह दी हुई है। तो जहाँ पे भी मान लो ये चीज़ें नहीं दी हुई है, मान लो 2 ऑप्शन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो अब हम सिर्फ इस बेसिस पे, इस बेसिक नॉलेज पे ए और बी ऑप्शन पे आ गए हैं। अभी और सुनो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। चलो, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर ये लिखा ही होता तो फिर ये एच एन सान्याल कमेटी पागल थे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाना पड़ा। अगर ये डिफाइंड था, हर कुछ प्रोविजन थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, देन व्हाई द हेल एच एन सान्याल कमेटी वाज फॉर्म्ड टू form a contempt of court act which will provide a detailed thing about कैसे कंटेम्प्ट लगेगा, सिविल डिफेमेशन क्या होगा, विलफुल डिसोबीडियंस, क्या क्राइटेरियाज होती हैं, ये सब चीज़ का क्लियरली उसको डिफाइन करेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 90% चीज़ें डिफाइंड नहीं है, ये भी हमें पता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट लॉजिकल एनालिसिस से गलत अगर हम करेंगे, तो हमें नहीं पता एच एन सान्याल थे कि नहीं थे, या हमें ये भी नहीं पता, तो भी हमारा आंसर जो है वो सही आ जाएगा। वो है 1 2 एंड 4। अब अगर हम आते हैं आपको क्वेश्चन में, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स, ठीक है, एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। थोड़ा सा खटक तो रहा है ये। The bar councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges। हाँ ठीक है, बार काउंसिल का ये काम है, ये काफ़ी मतलब बेसिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बार काउंसिल के बारे में, और ये थोड़ा लॉजिकल भी लग रहा है। बट कॉर्पोरेट लॉयर्स, चलो एक टाइम लगता है कि चलो कंपनी में काम कर रहा है तो मान लो कि सनद होती है, ये चीज़ होती है, वो ले लेते हैं और हो सकता है एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस ना कर पाए। बट पेटेंट अटॉर्नीज, पेटेंट अपने आप में जो कानून है किसी भी देश का, ये इंटरनेशनल कानून है, उसके लिए आपको जो है एडवोकेट आप नहीं होगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, इसमें लॉ की जानकारी की आवश्यकता है। तो पेटेंट अटॉर्नी वर्ड यूज किया गया है, एंड दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन ऑफ एडवोकेट्स। एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रही है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, तो 1 तो आपको लगेगा गलत है, ठीक है, और ये थोड़ा लॉजिकली सही लग रहा है, तो बी ऑप्शन 2 ओनली पे आप आ जाओगे। अब हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, बाकी और वीडियोस में हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को और अच्छे से आपको क्लैरिटी लाने के लिए। अब है अ बिल अमेंडिंग, क्वेश्चन नंबर 13 में, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पता है नहीं पता, चलो कोई नहीं, पता होना चाहिए, वैसे ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट मान लो भूल गए। When a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president to give his or her assent। अब ये तो गन पॉइंट वाली बात हो गई ना, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कि बिल को दिया और पहली बार में ही आपको साइन ही करना है, तो मत ही भेजो ना, रोल ही खत्म हो गया। रोल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप, खत्म थोड़ी कर सकते हैं। तो आप जब खत्म नहीं कर सकते हैं तो ये थोड़ा स्टेटमेंट अजीब लग रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। थोड़ा लॉजिकल लग रहा है। अगर ये आप गलत करोगे तो आपको ऑप्शन सी जो है 1 and 3 ओनली जो है वो आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर।
मतलब कैबिनेट नाम तो इतना मुश्किल से डला हुआ था, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल डिफाइन दी टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, कितना ओवर द टॉप और इलॉजिकल स्टेटमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. Nothing can help you, but you have to memorize this fact, 15%. For the Delhi, it is less. It is, I guess it is 10%. कम है, तो ये इंफॉर्मेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी, बट विद लॉजिकल मेथड यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस। ठीक है, आपको ऑप्शन जो है वन ओनली, बोथ 1 and 2 खत्म हो जाएगा और अब 2 ऑप्शंस पे आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो अब ये देख सकते हो कि एज आई हैड अर्लियर सेड, इट इज नॉट पर से द टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज नॉट समथिंग मैजिक विच आई एम अप्लाइंग। ये ऐसा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ कि कोई मैजिक है जिसमें लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक है, ये आपकी डिराइव्ड इंफॉर्मेशन है, ये ऑप्शंस को कोरिलेट करना है, ठीक है, स्टेटमेंट्स को देखना है, क्वेश्चन में से क्लू निकालना है। दीज आर ऑल थिंग्स विच विल फेच यू रिजल्ट, नो मैटर कितना ही हार्ड पेपर हो, नो मैटर यूपीएससी कैसे ही क्वेश्चन बना ले, बट इस फ्रेम ऑफ माइंड से अगर आप नहीं जाओगे तो प्रीलिम्स निकलना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आई विल कम अप विद मोर सच वीडियोस। थैंक यू।